jungle. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया मजे में होंगे, राइट? सो दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले अपन ने ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके जो भी अमेंडमेंट्स थे वो हम लोग ने कवर किए। आज हम लोग और एक चैप्टर हम लोग सीए फाइनल का लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है पीयर रिव्यू। बच्चों, पीयर रिव्यू में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जो अपने मई 21 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, उस पीयर रिव्यू के अमेंडमेंट्स को देखेंगे। बट फिर मैंने सोचा कि इसमें सिर्फ अमेंडमेंट्स ही क्या पढ़ाना, मतलब वो चैप्टर है कितना छोटा सा तो चैप्टर है, वो क्या ही है उसके अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, अपन क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा पीयर रिव्यू इस चैप्टर को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, है ना? तो लेट्स रॉक गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर जो अमेंडमेंट की सीरीज में हम लोग लेके आ रहे हैं। वो है कौन सा दोस्तों? पीयर रिव्यू। चलो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, जब हम लोग पीयर रिव्यू की बात करते हैं, एवरीबॉडी नाउ नीड टू एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करो, बहुत ही एकदम प्यार मोहब्बत से इसको समझो। बहुत ही आसान सा इजी चैप्टर है और पक्की बात है इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा आएगा, है ना? सो जब बच्चों में बात करता हूं यहां पे, एवरीबॉडी नीड टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस नाउ। बच्चों, जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, अपन बात करते हैं पीयर रिव्यू की। एकदम आराम से ध्यान से आप समझिएगा। पीयर रिव्यू की जब बात करते हैं, सो पीयर मतलब क्या होता है? पीयर की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग मतलब इसको अपन कहते हैं क्या? पीयर। मतलब अपने लेवल का जो व्यक्ति है ना दोस्त, अपने लेवल का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को अपन कहते हैं पीयर। सो पीयर मतलब कौन हुआ दोस्तों? अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। एंड जब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट रिव्यू, सो रिव्यू मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश करो। रिव्यू मतलब रिव्यू, व्यू मतलब देखना, रिव्यू मतलब दोबारा देखना। सो इसको अपन क्या कहते हैं? रिव्यू मतलब अपन कहते हैं इट इज व्हाट री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, बराबर, या रेट्रोस्पेक्टिव, 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 ठीक है ना? रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। So, my dear friends, when we talk about review, so what do we mean by this? So, review मतलब दोबारा से उसे चेक करो, या तो जो ऑलरेडी हो चुका है उसको दोबारा से इवैल्यूएट करो। सो जब हम दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं ना, जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं, पीयर रिव्यू, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। पीयर रिव्यू मतलब क्या है कि ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो आईसीआई लेके आया है, जो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि जैसे अब एक सीए ही सीए का, पीयर अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, सो ये एक जो क्या है, एक सीए का कामकाज उसने बराबर से किया है या नहीं किया है उसको देखना, बराबर, इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? पीयर रिव्यू। सो इट इज व्हाट? अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बराबर, इट इज व्हाट? अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। किसके लिए? टू मॉनिटर द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्रोफेशनल्स। किसके लिए है वो? टू मॉनिटर, ध्यान देते जाना, एकदम मस्त सिंपल है। टू मॉनिटर द परफॉर्मेंसेस, टू मॉनिटर द परफॉर्मेंसेस ऑफ प्रोफेशनल्स। तो आप और हम जैसे जो प्रोफेशनल्स है ना दोस्तों, आप और हम जैसे जो प्रोफेशनल्स है, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म आईसीआई ने लगाया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं पीयर रिव्यू। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। हम लोग क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? उस सर्विस से हम एम करते हैं कि जो यूजर्स है, बराबर, उनका कॉन्फिडेंस क्या हो? एनहांस हो, उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में क्या हो? मदद हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपने काम के ऊपर कोई व्यक्ति भरोसा रख रहा है, उसके बेसिस पे उसका फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है, तो भाई उसका परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी बहुत जोरदार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सिंपल सी बातें होनी चाहिए। तो इसीलिए आईसीआई ने क्या किया? एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब रेगुलेटरी मतलब क्या? बाय लॉ, कानून के हिसाब से क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपके जो प्रोफेशनल्स है उनका काम काज चेक करना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसका नाम क्या है? पीयर रिव्यू। एकदम सिंपल सी बात है, बराबर है एकदम, यस।
सो सर ये पीयर रिव्यू जो हम लोग बात कर रहे हैं, मॉनिटर द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्रोफेशनल, तो सर ये कैसे होता है, किसका होता है, क्या होता है? तो आप बच्चों समझने की कोशिश करना, यहां पे क्या होता है ना, एक हमारे पास है एक प्रैक्टिस यूनिट, बराबर। कौन है दोस्तों? प्रैक्टिस यूनिट। फिर उसके बाद है आईसीएआई का पीयर रिव्यू बोर्ड। आप ध्यान देते जाना, आईसीएआई का एक कौन सा बोर्ड है दोस्तों? पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है। और इस बोर्ड पे एम्पैनल्ड है कुछ क्या? रिव्यूअर्स। सो ये रिव्यूअर्स जो है अल्टीमेटली पीयर रिव्यू कौन करते हैं? ये रिव्यूअर्स किसका करते हैं? ये करते हैं किसका? प्रैक्टिसिंग यूनिट का। बट ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? पीयर रिव्यू बोर्ड। सो ये जो प्रैक्टिसिंग यूनिट्स है, आप समझो बात को, ये जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है उनके पीयर रिव्यूज होते हैं एंड विच इज कैरिड आउट बाय रिव्यूअर। तो हम लोग पूरा एक एक चीजें देखेंगे कि अब अपने को पूरे चैप्टर को, जैसे अभी मैंने आपसे ये कहा, यहां पे लिखा मैंने। सो अपना ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये पूरा 3 हिस्सों में डिवाइड होता है कि सबसे पहले कौन से प्रैक्टिस यूनिट्स का होता है, फिर पीयर रिव्यू बोर्ड में कौन कौन होता है, वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, एंड थर्ड रिव्यूअर कौन है, वो रिव्यूअर किस तरीके से काम करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, अपना जो पूरा पूरा कामकाज है यही 3 हिस्सों में क्या हो जाता है? यही 3 हिस्सों में बटा जाता है। एकदम सिंपल सी बात है। सो दोस्तों अपने को यही 3 चीजें आराम से प्यार से पढ़ना है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं सर, क्या दिक्कत होगी हमें? सो आइए दोस्तों अपन क्या देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे पीयर मतलब अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, रिव्यू मतलब री एग्जामिनेशन और रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। पीयर रिव्यू मतलब क्या कहते हैं? इट इज व्हाट? अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्रोफेशनल, बराबर। सो रिव्यू किसका होता है? इट इज ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट ऑफ अ प्रैक्टिस यूनिट वुड बी कैरिड आउट बाय द रिव्यूअर। और ये ऑब्वियसली ये एम्पैनल्ड होता है विद द ऑन द मेंटेन्ड बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड। सो ये बोर्ड कौन सा है? पीयर रिव्यू बोर्ड। एकदम सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं है। आई बात समझ में? अब यहां पे अपन जो देखते हैं ना प्रैक्टिस यूनिट्स, सो ये जो प्रैक्टिस यूनिट्स होते हैं आप समझने की कोशिश करो, ये कौन से होते हैं? जो बेसिकली मतलब जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं ना, जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं प्रैक्टिस यूनिट। बट मोस्टली ये जो अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, जो ये अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, वो इसके अंदर कवर किया जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पहले यही कह रहे हैं ना कि इससे क्या होता है कि लोग डिसीजंस लेते हैं, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस है, उन्हें चाहिए कि बराबर क्वालिटी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसीलिए अश्योरेंस सर्विसेज जो प्रैक्टिस यूनिट प्रोवाइड करता है उनका पीयर रिव्यू होता है। एनीवन एनी क्वेरी टिल हियर? पक्की बात है एकदम? चलो, सो अब सवाल ये आता है कि सर अब हमको समझ में आ गया है कि पीयर रिव्यू, पीयर मतलब अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, रिव्यू मतलब री एग्जामिनेशन, रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। सर हमें ये भी पता चल गया है कि इट इज व्हाट? अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू मॉनिटर द परफॉर्मेंसेस। बट सर अब सवाल ये है कि सर आखिरकार ये जो पीयर रिव्यू है सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर वाई आर वी डूइंग दिस और कैरिंग आउट दिस पीयर रिव्यू? सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है? सर हमें समझ में आ गया है कि ये जो है ना परफॉर्मेंसेस ऑफ प्रोफेशनल्स को देखना है, री एग्जामिनेशन करना है, रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन करना है। सर अंडरस्टूड, एवरीथिंग इज क्लियर सर। बट ऐसा आखिर क्यों? वाई सर, वाई? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू? सो यहां पे आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? to comply with to comply with professional, ethical and technical standards, to comply with what? Professional, ethical and technical standards। इसको अपने को क्या करना है? पूरा करना है। एंड प्लस दूसरा क्या कहता है कि देयर शुड बी व्हाट? प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस, प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस होना चाहिए इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, बराबर। प्रॉपर सिस्टम्स फॉर क्वालिटी अश्योरेंस सर्विसेज। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं एकदम अच्छे से फोकस कीजिए। पीयर रिव्यू आके क्या देखेगा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल सी बात है कि जो भी प्रैक्टिसिंग यूनिट है ना दोस्त, वो प्रैक्टिसिंग यूनिट, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो भी प्रैक्टिसिंग यूनिट है, वो प्रैक्टिसिंग यूनिट वो प्रैक्टिसिंग यूनिट प्रोफेशनल, एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है क्या नहीं करता?
अब आप ये पूछेंगे कि सर प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ये क्या है? तो भाई साहब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन बाय आईसीएआई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर सेक्शन 133, इन डेस अंडर सेक्शन 133, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, ये जो सारे सारे जो है ना एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, स्टेटमेंट्स है, तो ये सारी के सारी चीजें है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोफेशनल एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो जब भी कोई प्रैक्टिस यूनिट कोई भी अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोस्त, सो उन्होंने क्या एम करना चाहिए? दैट दे शुड कंप्लाई विद प्रोफेशनल एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो पीयर रिव्यूअर आके यही देखेगा भाई कि जब तुम काम कर रहे हो, जब तुम कोई अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस घड़ी उस समय क्या आप उन प्रोफेशनल एथिकल और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? एकदम सिंपल सी बात है। यस सर, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप एक अश्योरेंस सर्विस दे रहे हो। अब सिर्फ वो अश्योरेंस सर्विस देके मतलब नहीं है। हमने क्या कहा था कि आपके इस काम के ऊपर लोग डिसीजंस लेते हैं, तो इसीलिए आपका जो अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसमें क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए देयर शुड बी पीयर रिव्यूअर आएगा और देखेगा कि क्या वहां पे प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, उसको अपने को चेक करना है। आपको समझ में आया? दिस शुड डेमोन्स्ट्रेट, ये दिखना चाहिए कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर अश्योरेंस सर्विसेज, कि भाई क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया है, ये प्रूव होना चाहिए आपके उस काम से। और वही चेक करने के लिए कौन आता है? पीयर रिव्यूअर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो इसका मतलब आप ये सोचेंगे कि सर जी, ये पीयर रिव्यू जो है ना सर, ये क्या अपनी गलतियां निकालने आ रहा है क्या? सर मैं भी तो सीए हूं सर, मेरी कोई इज्जत है क्या? नहीं सर, ऐसे वो कोई भी आएगा मेरी इज्जत उतारेगा क्या सर? ना बेटा, peer review is not to find out deficiencies, always remember it is just to improve the quality of service। दोनों में डिफरेंस है, आप समझो। वो आपकी गलतियां दिखाने नहीं आया है साहब, वो आपकी गलतियां दिखाने नहीं आया है। वो यहां पे किस लिए है? जो आप में डेफिशिएंसीज है, जो आप में कमतरताएं हैं, उन्हें आप कैसे दूर कर सकते हो वो बताने आया है। वो आपको रिकमेंडेशंस देंगे इंप्रूवमेंट के लिए। सो आप समझो, इट इज नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच। आपकी गलतियां ढूंढने के लिए उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। उनको क्या चाहिए? बस आप आपकी जो सर्विसेज है उन्हें इंप्रूव कीजिएगा, और उस इंप्रूवमेंट के लिए वो आपको रिकमेंडेशंस भी देंगे। क्लियर है? सो कंक्लूजन में क्या कहते हैं कि आपने कहीं पे भी उन प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज में अगर आपका कहीं नॉन कंप्लायंस होगा, तो वो बस आपको बताएंगे, आइडेंटिफाई करके देंगे कि भाई साहब यहाँ यहाँ गलतियां हो रही है, इसको ठीक करो, हम आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। भाई सिंपल है एकदम। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज व्हाट इज वी से इज पीयर रिव्यू। इट इज नॉट टू फाइंड आउट डेफिशिएंसीज। देखो, यहां पे हम लोग क्या कहते हैं? the examination sorry objectives of peer review, the main objective of peer review is to ensure that in carrying out assurance service assignments, the members of the institute, number one क्या कहते हैं? ओके, कंप्लाई विथ प्रोफेशनल, वो पेट ऐसे ध्यान में रहेगा, इसके लिए मैं ऐसे बोलता हूं, प्रोफेशनल एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स as applicable including other regulatory requirements, and there too also have proper systems in place including documentation to demonstrate the quality of the assurance services। की जो आप assurance services provide कर रहे हो, वो assurance services कैसे होनी चाहिए? आपकी एकदम जोरदार होनी चाहिए, एकदम माहौल बनना चाहिए। आई बात समझ में? सो यहां पे आप देखो, इट इज नॉट टू फाइंड आउट डेफिशिएंसीज, दे आर एक्सपेक्टेड टू रेकमेंड द मेजर्स। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है भाई, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। तुम इसको ऐसे है ना सब ये मत समझो कि यार हमारे लिए ये टॉर्चर है, बराबर द इंस्टीट्यूट इज टेकिंग अ हॉस्टाइल अप्रोच टुवर्ड्स, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? समझ में आई बात आपको यहां तक? सो देखो, ये जो हाफ पेज 1 पेज जो भी था, ये इतना ही है यहाँ पे पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है बच्चों? कि पीयर मतलब अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, रिव्यू मतलब अपन क्या कहते हैं कि बाबा इट इज अ री एग्जामिनेशन और रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। बराबर, ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। एकदम सिंपल सी बात है। ये क्यों कराया जाता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सो सिंपल सी बात है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? नंबर वन, हम लोग क्या करेंगे?
इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लाई विद प्रोफेशनल एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। एंड नंबर 2 हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि बाबा क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज जो आप दे रहे हो उसका प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए। जो एश्योरेंस सर्विसेज आप दे रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए। परफेक्ट है एकदम, यस। अब इसके साथ साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। अब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है। अब आपको है ना, अब फोकस कीजिएगा, अब फोकस कीजिएगा। आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। हाँ सर, हमको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या क्या कवर कराओगे? आप समझ रहे बात को? अगर आप का ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को यदि आपको अचीव करना है, सो व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द स्कोप, बराबर के नहीं? तो अब क्या होगा, ये सारी बातें अचीव करने के लिए पॉइंट नंबर वन एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। सो पॉइंट नंबर वन हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी आपके अश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स हैं, बराबर, जो भी आपके अश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स हैं, हम उन सारे रिकॉर्ड्स को देखेंगे सर। देखो अपना फोकस क्या है, आपने एकदम अच्छे से ध्यान से समझना है इसको, और इसको अग्री भी करना है भाई। हमें चाहिए कि प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, किसके लिए? प्रॉपर क्वालिटी ऑफ व्हाट, अश्योरेंस सर्विसेज। हमें क्या चाहिए? क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज चाहिए। ये चाहिए कि नहीं चाहिए बच्चों? चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, बिल्कुल चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पे ऑब्वियस सी बात है, यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए। द स्कोप इज व्हाट, दैट वी नीड टू हैव व्हाट, द अश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स। हम लोग उनके लेंगे, हम लोग उनके अश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स को हम लोग देखेंगे, बराबर के नहीं? और वो एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स देन दे विल बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, रिव्यू। इनको चेक करेंगे हम लोग। तो पॉइंट नंबर वन, वंस द प्रैक्टिस यूनिट इज सिलेक्टेड, क्या हो जाएगा, उसके अश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट, रिव्यू। एकदम सिंपल सी बात है। और इसमें रिव्यूअर क्या देखेगा दोस्त? इसमें रिव्यूअर क्या देखेगा? तो ये इसमें कवर करेगा यही सारी बातें, यही जो ऊपर दिया गया ना, यही सारी बातें तो वो कवर करेगा। मतलब आप पूछेंगे सर क्या कवर करेगा, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले वो देखेगा कि भाई कंप्लायंस हुआ है कि नहीं विथ, कंप्लायंस विथ वही अपना प्रोफेशनल प्रोफेशनल एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ये कंप्लाई हो रहा कि नहीं हो रहा, ये देखेगा वो। फिर उसके बाद सेकंड, आपके पास सिस्टम्स इन प्लेस है या नहीं है, सिस्टम्स फॉर क्वालिटी अश्योरेंस सर्विसेज, systems for quality assurance services। देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाना, एकदम सिंपल है। हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स को देखेंगे। एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स जैसे ही हाथ में आ गए, चलिए अब अपने को आगे बढ़ना है और वो एंगेजमेंट बराबर से परफॉर्म किया कि नहीं किया वो देखना है। उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले क्या कि कंप्लायंस विद प्रोफेशनल एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हुआ है या नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर वन वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर टू क्या कहता है, प्रोफेशनल एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ वो क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज देने के लिए आपके पास प्रॉपर सिस्टम है या नहीं है। सिंपल सी बात है। अब आपके पास इस सिस्टम के साथ साथ आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या आप आपके स्टाफ को ये काम करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह देते हो कि नहीं देते हो? बराबर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है नहीं होता है? आप उनका अटेंडेंस, उनके वर्क डायरीज, ये सब मेंटेन करते हो या नहीं करते हो? ये भी तो आपको देखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद साथ ही साथ आप समझने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कि आपने कंप्लायंस विथ डायरेक्शंस, कंप्लायंस विथ डायरेक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ आईसीआई, बराबर के नहीं, वो आपने फुलफिल किए कि नहीं किए? मतलब अब काउंसिल क्या डायरेक्शंस देगा कि भाई आपने फीस कितनी चार्ज करनी है, कितने नंबर ऑफ ऑडिट्स आपने लेने हैं, बराबर के नहीं? आप अश्योरेंस एंगेजमेंट जो आप लेते हो तो उसका रजिस्टर आप मेंटेन करते हो या नहीं करते हो वो। एंड फिर लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई देयर शुड बी व्हाट, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। समझ रहे बात को? क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग मतलब आप जो आपके ओपिनियंस दे रहे हो वो भी एकदम जोरदार होनी चाहिए। तो क्या चाहिए हमको, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग भी होना बहुत जरूरी है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अपना ऑब्जेक्टिव सिंपल है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपना स्कोप क्या है? तो सिंपल सी बात है, अपना स्कोप क्या है? नंबर वन, जैसे ही अब वो पीयर रिव्यूअर, उसका स्कोप क्या रहेगा? आएगा एंगेजमेंट रिकॉर्ड चल लेके अब उसमें वो देखेगा, प्लस पूरे ऑडिट में वो देखेगा कि बाबा क्या आपने प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा किया या नहीं किया। नंबर टू, क्या आपने आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दी या नहीं दी। नंबर थ्री, क्या आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस है क्या वो क्वालिटी अश्योरेंस सर्विसेज देने के लिए। एंड लास्ट में उसके बाद क्या आपने काउंसिल के जो डायरेक्शंस है उसको आपने पूरा किया क्या। ये सब पूरा करने के बाद आपकी जो रिपोर्टिंग की जो क्वालिटी है वो हम लोग देखेंगे। आई बात समझ में आपको? सो ये ऐसी बातें हैं यहाँ पे। सो आइए देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू क्या लिखा है यहाँ पे? स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, द peer review shall apply to all assurance services provided by practicing unit। सारे assurance services जो आप प्रोवाइड करोगे बराबर उसको एप्लीकेबल होगा बराबर। सो उसके बाद आप समझो कि वंस द प्रैक्टिस यूनिट इज सिलेक्टेड, उनके एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? वही घिसी पिटी बातें, कंप्लायंस विद प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कैरिंग आउट अश्योरेंस सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू द स्टाफ एंड कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस और गाइडलाइंस गिवन बाय द काउंसिल। सिंपल, कितना आसान सा चैप्टर है सर। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या आता है उसकी बात होती है। यहाँ पे प्रोफेशनल एथिकल और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या बातें आती है यहाँ पे उसके बारे में चर्चा हो रही है। सो क्या क्या होता है उसके बारे में। सो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय आईसीएआई अंडर 133, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर 133, दूसरे दूसरे स्टैंडर्ड्स जो है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टैंडर्ड आएंगे, वेरियस रिलेवेंट स्टैट्यूट रेगुलेशंस है वो कवर करेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें आती है किसके अंदर? अपने प्रोफेशनल एथिकल और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के अंदर। सिंपल सी बात, बोलो यस और नो, एनी डिफिकल्टी टिल, कुछ भी क्वेरी है यहां तक? बिल्कुल भी सिंपल है। अब आप समझने की कोशिश करना, ये आपके लिए एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करके जरूर जाना। Which of the following things are not included? Which of the following things are not included in the assurance services? Assurance services में क्या क्या नहीं आता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मतलब आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, टैक्स ऑथोरिटीज के सामने आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके दे रहे हो, आप आपका ओपिनियन दे रहे हो, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन फैक्ट्स और एनीथिंग, उसका इंटरप्रिटेशन करके दे रहे हो। तो आप समझने की कोशिश करो, उसमें आप किसी का भरोसा, कॉन्फिडेंस आप नहीं बढ़ा रहे हो। समझ रहे बात को? जिसमें अपन अपना ओपिनियन देते हैं ना बराबर, एग्जामिनेशन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जब ओपिनियन देते हैं ना दोस्त, उसको अपन कहते हैं एज व्हाट द एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, आप उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स बना रहे हो, आप विटनेस के तौर पे एक्ट कर रहे हो। बॉस ये सारी चीजें आपके एश्योरेंस सर्विसेज में नहीं आएगी। तो एश्योरेंस मतलब आप समझने की कोशिश करो, ऑडिट सर्विसेज, अटेस्टेशन सर्विसेज, जो भी ऑडिट का काम किया आपने वो सारी बातें इसके अंदर आएगी। क्लियर है एकदम? वेरी गुड। सो ये आपने डेफिनेटली डेफिनेटली आपने इसको रीड करके जाना है। आपके लिए ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू वगैरह भी अगर होगा ना तो भी आपको इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, डन है एकदम? यस। सो दोस्तों अभी तक अपन कहां तक पहुंचे? अभी अपन कहां तक पहुंचे? तो सर बेसिक काम था अपना, पीयर क्या है, रिव्यू क्या है, पीयर रिव्यू ये क्यों आया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये सारी बातें अपन ने देख ली। सही बात है, बोलो पक्का? यस। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों? अब अपन एक एक चीज को पूरा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अपना चैप्टर अभी शुरू होता है। बेसिक अपना पढ़ने के बाद, बेसिक अपने को समझने के बाद, नाउ इट इज टाइम दैट वी गो अहेड एंड वी डेवलप दिस चैप्टर नाउ इन दिस 3 पार्ट्स। इन 3 हिस्सों में अपने को क्या करना है दोस्त? इन 3 हिस्सों में अपने को ये चैप्टर को अब उठाना है। ओके, क्लियर है एकदम बात? बोलो यस और नो? यस। तो अभी पीयर रिव्यू किसका होगा आप बताइएगा प्लीज, आपको बोलना पड़ेगा बेटा ये पीयर रिव्यू किसका होगा। सर किसका होगा क्या? एकदम सिंपल सी बात है सर, पीयर रिव्यू होगा किसका? प्रैक्टिस यूनिट का, जो क्या कर रही है? एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एकदम क्लियर है? परफेक्ट है। सो अब मेरे बच्चों आप समझो बात को यहां से, ठीक है?
इसको जरा दूर रखते हैं। और अब यहां पे अब आप फोकस करना एकदम अच्छे से। इसके अंदर है ना प्रैक्टिस यूनिट जो सिलेक्ट होता है दोस्तों, इसके है ना 2 लेवल्स होते हैं। पहले मॉड्यूल में 3 लेवल्स हुआ करते थे, अब 2 है, और तीसरा बोला है कि जो अपने आप में आप सिलेक्ट कर लोगे, आईसीआई वगैरह सिलेक्ट कर लेगी वो। सो अब अपने को क्या दिखता है यहां पे, देयर इज लेवल 1। कितने लेवल है, देयर इज लेवल 1 एंड देयर इज व्हाट, लेवल 2। सो अपने जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है, जो अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोस्त, तो उसके 2 लेवल में उनको बांटा गया है। कितने लेवल्स में बांटा गया है, 2 लेवल में उनको बांटा गया, एक लेवल 1 और एक दूसरा लेवल 2। सिंपल है एकदम, यस। अब लेवल 1 और लेवल 2 ये सर ऐसा क्यों आया है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। 3 साल में एक बार इनका पीयर रिव्यू तो होगा, 4 साल में एक बार, 4 इयर्स, 4 साल में एक बार इनका पीयर रिव्यू होगा। तो अब आप समझने की कोशिश करो, जो प्रैक्टिस यूनिट्स है उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, लेवल 1 और लेवल 2। और अब आप पूछेंगे कि सर इनको इस 2 लेवल में क्यों बांटा गया है, ऐसा क्या रीजन है, क्या ऐसा क्या हुआ सर कि जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, इनको 2 लेवल में अपन बांट रहे हैं। तो भाई बात एकदम सिंपल है, बात एकदम सिंपल है। वो क्या बात है कि जो लेवल 1 में आते हैं ना, आप समझो बात को, जो लेवल 1 में आते हैं उनका कम से कम 3 साल में एक बार पीयर रिव्यू होगा। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। लेवल 1 में जो आते हैं उनका 3 साल में कम से कम एक बार उनका पीयर रिव्यू होगा, और जो लेवल 2 में आते हैं उनका 4 साल में कम से कम एक बार पीयर रिव्यू होगा। क्लियर है एकदम बात, परफेक्ट है एकदम, यस, वेरी गुड, डन, सिंपल। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं यहां से, चलिए अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 में अब कौन से प्रैक्टिस यूनिट्स लेवल 1 में आते हैं उसकी चर्चा करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत धांसू चीज है ये। लेवल 1 में बेटा, लेवल 1 में कौन से प्रैक्टिस यूनिट्स आते हैं उसकी चर्चा करते हैं अभी। अब आप ध्यान से सुनना, इसका कैसा फंडा है, ये जो है ये एक प्रैक्टिस यूनिट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एकदम सिंपल। ये जो है ना दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस यूनिट है। अगर इस प्रैक्टिस यूनिट में अगर नीचे दिए हुए क्लाइंट्स आपको दिखते हैं, अगर ये प्रैक्टिस यूनिट में आपको ये क्लाइंट्स, अगर ये प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास, ये सीए फर्म के पास अगर आपको ये क्लाइंट्स दिखते हैं, अगर उनके पास ये क्लाइंट्स है, यस माय डियर फ्रेंड्स, तब जाके वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है वो क्लासिफाई होगी अंडर व्हाट, द लेवल 1 ऑर्गेनाइजेशन। जमा क्या आपको समझ में आया क्या आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले थीम समझो पहले, बिफोर वी प्रोसीड। फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक थीम, कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। देखो मुझे पता है कि प्रैक्टिस यूनिट का पीयर रिव्यू होता है। प्रैक्टिस यूनिट को 2 हिस्सों में बांटा है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में जो आते हैं उनका 3 साल में एक बार पीयर रिव्यू होगा, लेवल 2 में जो आते हैं उनका 4 साल में एक बार पीयर रिव्यू होगा। बट अब सवाल यह है कि सर कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स लेवल 1 में आएंगे, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स लेवल 1 में आएंगे जिनके पास नीचे दिए गए लिस्ट में अगर उनका ऑडिट उसके पास है तो। समझ में आई क्या बात, मजा आ गया, मजा आ गया। तो कौन कौन है, तो कौन है, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट। जैसे इसके अंदर फर्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपके पास सेंट्रल स्टैच्यूटरी ऑडिट्स अगर है तो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपके पास सेंट्रल स्टैच्यूटरी ऑडिट, सेंट्रल मतलब मेन, बराबर के नहीं, मतलब पूरे ग्रुप का सेंट्रल, मतलब जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स है, सो बैंक्स के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो इनका अलग अलग ऑडिटर होता है। बट इस बैंक का एज अ होल कोई ना कोई तो भी ऑडिट रिपोर्ट देता होगा ना, तो इसको अपन कहते हैं ये कौन है, सेंट्रल ऑडिटर है, ये ब्रांच ऑडिटर है। आप समझ रहे बात को,
तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द सेंट्रल ऑडिटर। अपन किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? द सेंट्रल ऑडिटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब आप है ना, मतलब आपके पास एकदम बहुत ही जोरदार, बहुत बाप क्लाइंट्स है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल क्लाइंट्स है आपके पास, एकदम सुपर अमेजिंग, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। सो इफ यू आर कैरिंग आउट द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ, किसकी किसकी बात करेंगे? एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। सो वी टॉक अबाउट सेंट्रल और स्टेट। ध्यान से सुनना, सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बराबर। फिर उसके बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बराबर। फिर उसके बाद बैंक्स, और इन बैंक्स में कौन सी बैंक्स हैं? तो इसके अंदर आपके पास चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, कोऑपरेटिव हो, बराबर के, कोई भी बैंक हो, तो आपको इनका ऑडिट मिल जाएगा। अगर आपको इनका ऑडिट मिल जाता है तो आप आते हो कहां पे? लेवल 1 में। मतलब आप पहले तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? दैट यू आर द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ व्हाट? इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहां पे? ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड ऑफ दीज बैंक्स। मतलब अगर आप इनके सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हो बॉस, अगर आप इनके सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हो तो आपको लेवल 1 में आ जाएगा, आप लेवल 1 में आ जाएंगे, ठीक है। बैंक्स के साथ साथ यहां पे बात करते हैं अबाउट व्हाट? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड वी टॉक अबाउट व्हाट इज द इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है ना। बट इंपॉर्टेंट क्या है? आप इनके सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होने बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम? बोलो यस और नो। परफेक्ट एकदम जी सर। इसके साथ साथ, सेंट्रल के साथ साथ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स भी हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ किसका? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, इनके अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हो, पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज है। आप समझो बात को, लॉजिक समझो। एक तो आप सेंट्रल ऑडिटर्स हो, मतलब पब्लिक का वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पॉइंट नंबर 1। अगर आप सेंट्रल नहीं बट आप सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हो, बट किसके? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के, म्यूचुअल फंड्स के, भाई पब्लिक का वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पब्लिक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, आप समझ रहे बात को। तो बॉस क्या हो जाएगा? आप लेवल 1 में क्लासिफाई हो जाओगे, बराबर कि नहीं। फिर उसके बाद आपके कंपनी के इक्विटी और डेट अगर लिस्टेड है, अब समझने की कोशिश करना, लिस्टेड है, लिस्टेड कहां फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में हो या एब्रॉड में हो, फर्क नहीं पड़ता है भाई, आपको ले लेंगे। क्योंकि वापस से वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है ना, पब्लिक एट लार्ज बहुत इन्वॉल्व है ना मालिक, समझ रहे बात को। सो सेकंड पॉइंट क्या बोला? कि अगर आपका इक्विटी या आपका डेट अगर वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, चाहे फिर इंडिया में हो या बाहर हो, नहीं फर्क पड़ता। आई बात समझ में आपको? उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, जो मैं अभी आपको, इसका लॉजिक वही है, मतलब जिसमें पब्लिक एट लार्ज का बहुत ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट है,
जैसे अपन कहते हैं ना इंश्योरेंस कंपनीज बोल लो, बराबर, फिर उसके बाद अपन बैंक्स बोल लो। तो इसके अंदर ये क्या है, पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। आप समझो बात को, इसमें क्या है बच्चा, पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, सिंपल सी बात है। सो ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हो, इनके अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हो, तो आप समझो बात को, इसका अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आप लेवल 1 में क्लासीफाई हो जाओगे। मेरे दोस्तों, दिस इज द न्यू इंट्रोडक्शन इन दिस लिस्ट। पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, ये अभी अभी ताजा ताजा आया है, बराबर के, ये अभी इस नए स्टेटमेंट में इसको ऐड किया है। बाकी जो है वो पहले से थे, आप समझो बात को, बाकी जो है वो पहले से थे। ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज ये अमेंडेड है, बराबर। मैं नोट कर लूं यहां पे आपके लिए। है ना, सो दिस इज व्हाट इज द अमेंडमेंट ओवर हियर। फिर उसके बाद भाई वो अपने घिसे पीटे हैं, बराबर। सो क्या कहते हैं, अगर आपने रेस्ड फंड्स, अगर आपने पैसा उठाया बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। या तो आपने डोनेशंस आपको मिले हैं, बराबर, आपको डोनेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको मिले हैं, डोनेशंस बोलो, या आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले हैं आपको, बराबर। अब आप समझने की कोशिश करो, अगर ये जो है आपने पैसा लिया है एंड इट इज ग्रेटर देन 50 CR, दोनों के लिए है ये दोनों के लिए है, ओवर ₹50 करोड़, चाहे आपने फंड्स रेज किए हैं या चाहे आपने डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दिया है, बट इट इज ग्रेटर देन 50 CR, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्या हो जाएगा, आप इसमें लेवल 1 में आ जाओगे। 50 करोड़, आपको 50 करोड़ आपको डोनेशन मिला है, 50 करोड़ का आपने बैंक से, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने पैसा उठाया है, आप समझ रहे मेरी बात को, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। फिर उसके बाद ये लिस्ट इट गोज ऑन एंड ऑन। सर ये याद करना है, बिल्कुल याद करना है, बराबर। अगर आपका नेटवर्थ कितना ग्रेटर देन 500 CR, 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है आपका, मतलब आपका जो क्लाइंट है जिसका आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, अगर उसका नेटवर्थ अगर साहब 500 करोड़ के ऊपर है ना दोस्त, फिर तो क्या है भाई, बोलना ही नहीं कुछ भी, बराबर। फिर उसके बाद आप समझने की कोशिश करना, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज हैविंग नेटवर्थ मोर देन 250 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, मतलब कोई भी पीरियड अंडर रिव्यू है, बराबर। सो जिसका नेटवर्थ ग्रेटर देन 250 CR, ये भी आता है, ये अमेंडेड है वापस से, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। ध्यान से पढ़ना है इसको, जो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं लेवल 1 में कौन कौन आता है, जिसका सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट का लिस्ट अपन ने पढ़ लिया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात हो रही है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो वो क्या कहता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन 250 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। मतलब जब आप रिव्यू कर रहे हो, मेरा रिव्यू हो रहा है, बराबर, और मेरे पास अगर कोई भी एंटिटी है जिसका मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा हूं और उसका नेटवर्थ 250 CR से ज्यादा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी इंक्लूड हो जाएगा, मेरे को क्लासिफाई कर देंगे लेवल 1 में। आई बात समझ में आपको। फिर उसके बाद फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेटर देन 50 करोड़, इसको थोड़ा नीचे खिसकाते हैं, इसको हटाते हैं एंड फिर यहां लिखते हैं फंडेड बाय, फंडेड बाय हूं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्कीम के माध्यम से, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इन तीनों के लिए ग्रेटर देन 50 CR का लिमिट है। आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो। यस, सिंपल सी बात है, परफेक्ट है एकदम।
फिर उसके बाद बच्चा इसके अंदर आता है अपने एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। फिर उसके बाद आता है अपने रीजनल रूरल बैंक्स, करेक्ट है। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, तो अपन ये एनबीएफसी ये भी अमेंडेड है, ध्यान देना। एनबीएफसी अमेंडेड है। फिर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, तो यहां पे आरआरबी भी डाल देते हैं अपन, ये अमेंडेड है पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों का ऊपर जो भी है ना, इसका पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी, सबका अगर आप करते होंगे, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, अगर इनके कोई भी पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, इनका किसी का भी आप काम करते रहेंगे ना, तो भी आप कहां आ जाओगे, लेवल 1 में आ जाओगे। ऐसे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। इसके लिए अपन ने क्या सोचा कि दोस्त अपन क्या कर लेते हैं, अपन है ना इसको पूरा ही चैप्टर अपन पढ़ लेते हैं। सो जो बॉक्स में है दे आर व्हाट अमेंडेड, ऐसा रखते हैं इसको, जो बॉक्स में है ना उसको अमेंडमेंट है, ये भी अमेंडमेंट है, ये बेस्ट है सर, एकदम मजा आ गया सर। ओके, सो ये जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये लेवल 1 की लिस्ट है, सिंपल सी बात है एकदम, ये लेवल 1 की लिस्ट है। बताओ मुझे इसमें कुछ भी आपको क्वेरी नहीं होगी, बराबर, सिंपल सी बात है, बेस्ट है। सो ये हो गया अपना कौन सा, कि सर लेवल 1 में कौन से एंटिटीज को यहां पे हम लोग लेते हैं। जब लेवल 1 में जो भी एंटिटी आता है दोस्तों, लेवल 1 में जो भी एंटिटी आता है, सो उनका वंस इन 3 इयर्स क्या हो जाता है, पीयर रिव्यू हो जाता है। लेवल 1 में जो भी आता है उनका वंस इन 3 ईयर पीयर रिव्यू हो जाता है। परफेक्ट एकदम, यस, ओके। फिर उसके बाद अब चर्चा करेंगे किसके बारे में दोस्तों, लेवल 2 के बारे में। लेवल 1 आई बिलीव आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट इज द लेवल 2। अब लेवल 2 में क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, वही वापस से यही आपका जो प्रैक्टिस यूनिट है, बराबर, यही आपका प्रैक्टिस यूनिट है। अगर ये प्रैक्टिस यूनिट, ये क्लाइंट्स उसके पास अगर होंगे, बराबर के नहीं, अगर प्रैक्टिस यूनिट के पास ये सारे क्लाइंट्स होंगे तो सिंपल सी बात है बॉस, उनको लेवल 2 में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। सो अब क्या कहते हैं अपन, ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 1, बहुत सुन के मजा आएगा आपको, इजी है क्योंकि, ट्राई करते हैं यहां पे अपन एक लाइन ड्रॉ करें। सो यहां पे क्या क्या आता है आप समझने की कोशिश करो। आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करो, इंटरनल ऑडिट करो, टैक्स ऑडिट करो, आप सिस्टम्स ऑडिट करो, बराबर, डिपार्टमेंटल रिव्यू करो, कोई भी टाइप का करो, ब्रांचेस का, ऑफिस का, किसी का भी, मतलब अब यहां पे सेंट्रल नहीं बोल रहा है, और स्टैट्यूटरी ऑब्वियसली बात है, जो पहले के हो गए हैं वो तो आएगा नहीं यहां पे, है ना। तो अगर आप इनका स्टैट्यूटरी, इंटरनल, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट भी बैंक्स का होता है ना कॉन्करेंट ऑडिट, सो इंटरनल, कॉन्करेंट, सिस्टम्स, कोई भी ऑडिट कर रहे हो तो वो सब यहां पे आ जाएगा। सो क्या क्या है इसके अंदर, आओ समझते हैं। सो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले लिख देता हूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बराबर। फिर उसके बाद बैंक्स की बात करते हैं। अब देखना यहां पे बैंक्स था, यहां पे भी बैंक्स है, बट यहां पे बैंक में क्या था, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट था, और यहां पे सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट है। अब बात समझना दोस्तों, ठीक है ना, इमोशनल मत होना। तो बैंक्स की बात करेंगे तो बैंक्स में यहां पे फिर से आएगा कौन सा, अपना, बोलते जाओ, पब्लिक, प्राइवेट, बराबर के नहीं, साथ ही साथ क्या आ जाएगा, फॉरेन, बराबर। फिर और क्या आ जाएगा, कोऑपरेटिव,
आई बात समझ में आपको? सो पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, कोऑपरेटिव, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सब आ जाएगा यहाँ पे, रीजनल रूरल बैंक्स, बराबर। फिर उसके बाद यहां पे अब आप समझने की कोशिश करना, एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल है यहां तक, कोई क्वेरी आपको ना? यस। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं यहां से, यहां तक आपका हो गया। फिर उसके बाद इधर अपन ऐड करेंगे एक ये एनबीएफसी, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट, और यहां पे दोस्त अपन रखेंगे एनबीएफसी, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, बराबर। फिर उसके बाद जिनका नेटवर्थ है ग्रेटर देन 5 करोड़, आप कितना बोला? सिर्फ 5 करोड़, या जो टर्नओवर है इट इज ग्रेटर देन 50 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। सो नेटवर्थ 5 करोड़, 50 करोड़, नेटवर्थ 50 करोड़, सॉरी, हाँ क्या बोल रहा हूं, नेटवर्थ 5 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ का, बराबर। ये हो गया सिंपल सी बात एकदम। फिर उसके बाद आप कितने यूडिन जनरेट करते हो, एक स्पेसिफाइड नंबर यूडिन जब इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा उसके हिसाब से आपकी फर्म लेवल 2 में क्लासिफाई हो जाएगी। यूडिन आप समझते हो ना, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी आप सर्टिफिकेट्स वगैरह अटेस्टेशन वगैरह करते हो तो उसके लिए आपको यूडिन जनरेट करना पड़ता है। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूडिन्स यू जनरेट, आपकी फर्म पीयर रिव्यू के अंदर आ जाएगी। आई बात समझ में आपको? फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट, लास्ट मतलब ऐसे बहुत है और ऐसा ध्यान देना। अब इसके अंदर क्या कहता है यूडिन के बाद, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज which have raised funds from public or banks or financial institutions of more than 25 crores but less than 50 crores during the period under review। देखो ग्रेटर देन 50 सीआर होता था, ग्रेटर देन 50 सीआर होता था तो वो लेवल 1 में जाता था, बट 25 करोड़ बट 50 करोड़ से कम है तो ये आ गया लेवल 2 के अंदर, बराबर के नहीं? आई बात समझ में आपको? यस। तो यहां पे अब आप समझो, रेज्ड फंड्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कितना? ग्रेटर देन 25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़। आई बात समझ में आपको? ग्रेटर देन 25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़, डन। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? सो दिस इज द डिस्कशन विच वी हैड in respect of which entities are to be covered under level 1 and which entities are to be covered under what, level 2। एकदम ही सिंपल सा डिस्कशन था ये, ठीक है। सो आई बिलीव आपको यहां तक कोई भी कुछ भी क्वेरी नहीं है। इसके अंदर अब एक क्या बात होती है, अब आप समझने की कोशिश करो। ऑडिटी में अप्लाई टू और बहुत सिंपल सी बात है। क्या बोल रहे हैं अपन? जो क्लाइंट है ना अपना जो क्लाइंट है ना, अपना क्लाइंट बोल सकता है पीयर रिव्यू बोर्ड को मेरे सीए का पीयर रिव्यू करवा दो, या तो अपन खुद कभी कभी यार मेरा कोई पीयर रिव्यू करा ही नहीं रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं खुद इंस्टीट्यूट को बोलेगा, मैं खुद पीयर रिव्यू बोर्ड को बोलेगा यार मेरा करवा दो यार प्लीज। तो उस केस में विद इन 30 डेज के टाइम स्पैन में
आईसीआई आपको पीयर रिव्यूअर अपॉइंट करके, मतलब पीयर रिव्यू बोर्ड पीयर रिव्यू अपॉइंट करके आपका पीयर रिव्यू शुरुआत हो जाएगी। बोलो बॉस, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? सो 30 दिन के अंदर आपका हो सकता है, और स्पेशल रिव्यू केस भी आ सकता है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेशल रिव्यू केस भी आ सकता है। स्पेशल रिव्यू केस मतलब अगर कोई भी आईसीआई का सेक्रेटरी, कोई भी दूसरा कमेटी मेंबर, डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर, अगर वो बोलता है कि नहीं ये प्रैक्टिस यूनिट का पीयर रिव्यू करा दो यार, तो हो सकता है। तो स्पेशल रिव्यू केस भी हो सकता है। डन हो गया। सो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अपन यहां से। तो ये सारा लिस्ट लेवल 2 का अपन ने पढ़ लिया। एनी प्रैक्टिस यूनिट नॉट सिलेक्टेड में अप्लाई वॉलंटरीली। ऑडिटी क्लाइंट में ऑल्सो आस्क फॉर द पीयर रिव्यू, तो 30 डेज में हो जाएगा। स्पेशल रिव्यू केस, अगर आईसीआई का कोई भी सेक्रेटरी, कमेटी मेंबर, इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट बोलता है तो वो स्पेशल रिव्यू हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर लेवल 2 में जो आते हैं उनका वंस इन 4 ईयर हो जाता है, बराबर। या बोर्ड अगर डिसाइड करे तो शॉर्टर इंटरवल पे भी हो सकता है। सो आई बिलीव यहां तक आपको कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो काम एकदम सिंपल था, यहाँ पे बोलना पड़ेगा आपको, एकदम ही सिंपल सी बातें थी। सो नो टेंशन एट ऑल, वेरी गुड, परफेक्ट है एकदम। सो अब मैंने आपको जैसे बताया कि स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे बढ़ना है। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डन, वी हैव कंप्लीटेड इज कि पीयर रिव्यू में प्रैक्टिस यूनिट कैसे, कौन, कब, कहां, मतलब कौन क्लासिफाई होता है प्रैक्टिस यूनिट में, कौन कौन लोग आते हैं जिनका पीयर रिव्यू हो सकता है करके, जिनका पीयर रिव्यू हो सकता है करके। तो ये लोग आते हैं किसके अंदर दोस्तों, ये लोग आते हैं अंडर व्हाट, अंडर वेयर, द प्रैक्टिस यूनिट। परफेक्ट है एकदम। अब चर्चा करेंगे किसके बारे में, अब बातचीत होगी पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में। सिंपल सी बात है एकदम, पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में पढ़ना है ना अभी, पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में। चलो एक काम करते हैं, पीयर रिव्यू बोर्ड और जो रिव्यूअर है, इसका जो पूरा पूरा एक सिंपल पूरा जो एक कनेक्शन है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। मतलब जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सेकंड पार्ट में देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो आज ये फर्स्ट पार्ट आप इतना अच्छे से देख लो, इसका पूरा पूरा आप नोटिंग भी कर लो, ठीक है ना। अच्छे से नोटिंग भी कर लेना, या तो आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूं, ओके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एकदम अच्छे से, बराबर। फिर आप जूम करके इसको नोट डाउन कर लेना, इसको अच्छे से एकदम, है ना, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट में, इसका पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अबाउट पीयर रिव्यू बोर्ड एंड रिव्यूअर्स। और ध्यान में रखना, पीयर रिव्यू बोर्ड और पीयर रिव्यूअर के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक बटन दबाना, इसको शेयर करना, और प्लीज हर्षद जाजू इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना भी है ना। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।